हेलो दोस्तों। आदाब, नमस्कार। मैं अफरोज रिजवी तरुण मित्र में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश है देश दुनिया के हालात पर उर्दू अखबारों के तबसरे। उर्दू अखबारों ने एक बार महाराष्ट्र सरकार के नायब वजीर आला अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं फिर से शुरू कर दी। इन चर्चाओं के मुताबिक अजीत पवार के परिवार के ही सुमित पवार ने बाकायदा अखबार नवीसों से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहना शुरू कर दिया है कि अजीत पवार की मौत महज एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत है कराया गया, यानी उनकी हत्या कराई गई है। वो विमान हादसे में मरे नहीं। उधर उनकी पत्नी सुनित्रा ने, जो कि अब अजीत पवार की मौत के बाद नायब वजीर आला बनी है, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी एक मेमोरेंडम देवेंद्र फडणवीस को, महाराष्ट्र सरकार के चीफ मिनिस्टर को दिया है, जिसमें उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। तो इस तरीके से अजीत पवार की मौत को लेकर के तमाम सवाल खड़े हुए हैं कि ये हादसा है या साजिश के तहत उन्हें रास्ते से हटाया गया है, क्योंकि अजीत पवार की जो सियासत थी वो ऐसी थी कि बीजेपी के साथ भी वो थे और अपने चचा शरद पवार की पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि मूल रूप से शरद पवार बनाई थी, उसमें ही से तोड़ के ये अलग हुए थे, तो ये फिर वापस जाना चाहते हैं। तो इन तरह के सवालात को लेकर के अब ये रहस्य गहराने लगा है कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश भी हो। लेकिन बहरहाल सीबीआई अगर जांच करती है तो ये मामला खुलकर सामने आएगा कि अजीत पवार की मौत के पीछे क्या हादसा हुआ है या किसी ने इसकी हत्या कराई है। सारे बिंदुओं पर चर्चा जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि इसके पीछे हकीकत क्या है। उधर महाराष्ट्र से ही खबर है कि अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब थे तो उन्होंने अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए कार्रवाई शुरू की थी, जिसके तहत 75 स्कूलों को माइनॉरिटीज का सर्टिफिकेट दिया जाना था, जो जारी नहीं हुआ था। लेकिन उनके हादसे के कुछ ही मिनट बाद इसकी फाइल जारी कर दी गई थी। तो अब जब ये 75 मदरसों को, 75 स्कूलों को माइनॉरिटीज के सर्टिफिकेट दिए जाने का आदेश सामने आया है, तो उसको मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रोक लगा दी। अखबारों ने इस पर चर्चा करते हुए कहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने रोक लगाने से इसे माइनॉरिटीज के हल्के में काफी चर्चाएं हैं, तो ये कहा माना जा रहा है कि चूंकि अल्पसंख्यकों का मामला है इसलिए सरकार इसमें भेदभाव की नीति अपनाना चाहती है। लेकिन उधर फडणवीस सरकार का कहना यह है कि खुद जो डिप्टी सीएम है सुनित्रा पवार, उनको भी वही विभाग मिला है जो अजीत पवार के पास था, तो उन्होंने भी ये कहा है कि ये आदेश रोका नहीं गया है, बल्कि जल्दबाजी में जो आदेश जारी हुआ है वो उसकी जांच करा के पता लगाया जाएगा कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इसलिए फिलहाल आदेश को रोक दिया गया। लेकिन बहरहाल अखबारों में जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक ये है कि आदेश को इसी बहाने रोका गया है, तो 75 स्कूलों का और जो माइनॉरिटीज़ का सर्टिफिकेट जो उनको दर्जा मिलना था, वो मामला अब खटाई में पड़ जाएगा। बहरहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सरकार की नीयत इसके पीछे उसे रोकने की है या जांच करा करके सही बात सामने लाने की। उधर उर्दू अखबारों ने आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी के बयान को लेकर के काफी चर्चाएं की हैं, और वहाँ मोहन भागवत जी भी जब भी बोलते हैं कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि देश भर का ध्यान उनके बयान की तरफ आकर्षित हो जाता है। उन्होंने एक बार फिर इस बात की वकालत शुरू की है कि हिंदू समाज को और व्यवस्थित और अधिकार संपन्न होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि देश के अंदर हिंदुओं की जिस तरह से आबादी घट रही है वो चिंताजनक है। उन्हीं मोहन भागवत के मुताबिक कि हर हिंदू परिवार में कम से कम 5 बच्चे होना चाहिए, कम से कम 3, उससे ज्यादा। उन्होंने ये भी कहा कि शादी सिर्फ एक ऐसी तृप्ति के लिए नहीं होती पति पत्नी की, बल्कि इसलिए होती है कि देश के अंदर वो जनसंख्या बढ़ाएं और उस पर ध्यान दें। तो उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं इस सिलसिले में, लेकिन उनके इस बयान को लेकर उर्दू अखबारों ने काफ़ी तफसील से चर्चा करते हुए इसे बताया है कि मोहन भागवत अक्सर ये बात कहते रहते हैं कि हिंदू परिवार कम से कम 3 बच्चे पैदा करें, 5 बच्चे पैदा करें। तो इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं और हिंदू समाज में भी इसको महसूस किया जाने लगा है मोहन भागवत के बयान को लेकर के कि उनके बयान को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। असम के चीफ मिनिस्टर विश्वा शर्मा के मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती बयान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वालों से कहा है कि वो अपने अपने संबंधित हाई कोर्ट में इस मामले को ले जाएं। उनके इस आदेश से
जमीयतुल उलमा हिंद के सरबराह अध्यक्ष असद मदनी की तरफ से महमूद असद मदनी ने काफी गहरी तशवीश जाहिर की है। उन्होंने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि कोर्ट अगर इस तरह के फैसले देगा तो उससे तमाम आदेश प्रभावित होंगे, अदालतें प्रभावित होंगे। कोर्ट को साफ सारे सबूत दिए गए हैं जिसमें कि विश्वास शर्मा मुसलमानों के खिलाफ कहीं बंदूक ताने हैं, कहीं उनको कुछ पैसा कम देने की बात कर रहे हैं। उनके विरोध में जितने भी बयान उनके हैं सब सारे सबूत दिए गए, उसके बाद उस पर सुनवाई न करना अफसोसनाक है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि इससे समाज में एक गलत संदेश जाएगा। और उधर याचिकाकर्ता वालों में भी काफ़ी मायूसी है। और उन्होंने, लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ज़रूर कही है। उन्होंने 3 राज्यों की तरफ इशारा किया है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर अपनी भाषा पर कंट्रोल करें, किसी समुदाय समाज के खिलाफ ऐसा बयान न दें जिससे कि वो समाज आहत हो, अपने को कमज़ोर और असहाय महसूस करे। और उन्होंने एक पार्टी के मुखिया से कहा है, पार्टियों से कहा है कि वो अपने ऐसे लीडरों पर रोक लगाएं। अब देखिए, कोर्ट के इस आदेश के बाद ऐसे लीडर, ऐसे चीफ मिनिस्टर कहाँ तक अपने पर नियंत्रण कर पाते हैं, ये तो देखने वाला होगा। और जहाँ तक चुनाव के लाभ उठाने की बात है, तो जैसे ही चुनाव कहीं शुरू होते हैं वो ये सब बातें शुरू हो जाती हैं। लोगों में कहा भी जाता है कि जब तक चुनाव होगा तब तक हिंदू मुसलमान होगा, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो मामला दब जाता है। और उधर अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज से, यूरोपीय देशों से जो ट्रेड डील हुई है भारत की, उसको लेकर के भी अखबारों ने काफ़ी तीखी चर्चाएं की हैं। अखबारों ने लिखा है कि जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के लोकसभा में जवाब मांग रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो दे, क्योंकि संविधान में सभी को ये अख्तियार है सवाल करने का। जो नुमाइंदे चुन के आते हैं जनता के बीच से, वो आवाम को तक ये जवाब पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे देश में जो समझौता दूसरे मुल्क से हुआ है उससे उनको कितना फ़ायदा मिलेगा। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो बताए, क्योंकि संविधान के अंदर, हमारे आइन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है कि विपक्ष सवाल करेगा तो वो उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि जनता का हक है हर बात को जानने का। तो अब देखिए सरकार इसमें जिस तरीके से चल रही है, आगने वाले वक्त में सरकार इस पर क्या जवाब देगी, क्योंकि विपक्ष भी लगा हुआ है, उधर लोकसभा में तमाम उठापटक भी चल रही है। खैर, इसी तरीके से बांग्लादेश की नई सरकार के गठन को लेकर भी उर्दू अखबारों ने काफ़ी चर्चा की है। अखबारों ने लिखा है कि तारिक रहमान, जो कि खालिदा जिया के बेटे हैं, 60 साल के खालिद रहमान, अब तमाम चुनौतियों को किस तरह से दूर करेंगे, उसका सामना करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर उनके सामने ऐसी चुनौतियां हैं कि अभी पिछले दिनों बांग्लादेश में जिस तरीके से धार्मिक उन्माद को लेकर के तमाम हत्याएं हुई, तोड़ फोड़ हुई और छात्रों का आंदोलन हुआ, तो उस तरीके से बांग्लादेश एकदम टूटता नजर आ रहा था, बिखरता नजर जा रहा था। लेकिन बहरहाल अब सरकार बन जाने के बाद एक बार वहाँ पर शांति स्थापित हुई है। और सरकार किस तरीके से इन सारे मुद्दों को दूर करेगी, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। और खालिदा जिया जो तारिक रहमान की माँ हैं, तो बांग्लादेश के बनने के बाद जब था, तो उस वक़्त ज़ियाउर रहमान जो थे वो भी बांग्लादेश के बनने वाले जितने भी लीडर थे उनमें अहम हैसियत रखते थे, शेख मुजीबुर रहमान के बाद। और उसके बाद खालिदा जिया बनी अपने पति के बाद, और अब उनके बेटे तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने हैं। तो अब सारे पूरे देश की और पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी कि तारिक रहमान बांग्लादेश को फिर से कैसे स्थापित करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। फिर रूबरू होंगे कुछ नए तबसरों के साथ। आदाब, नमस्कार।